नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश्वर अग्रवाल आप सबका फिर से मेरे नए लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज हम दिन की शुरुआत करेंगे एक कोट के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक योर लाइफ अ मास्टरपीस, इमेजिन नो लिमिटेशंस ऑन व्हाट यू कैन बी, हैव और डू। इसका मतलब ये है, आपके कॉन्टेक्स्ट में अगर आपने आईएएस की तैयारी करने का जिम्मा उठाया है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिली है, बार बार नहीं मिली। तो यही टाइम है जब आप अपने ड्रीम्स को परस्यू करें और उससे पूरा करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी है और बहुत इंफॉर्मेटिव न्यूज़ भी है। प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं पहले लेक्चर के साथ। थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सीबीआई अरेस्ट 4 टीएमसी लीडर्स इन नारदा केस। ये नारदा केस क्या है? टीएमसी लीडर्स के अलावा क्या कोई और पार्टी का लीडर भी इसमें इन्वॉल्व है? सीबीआई ये किसके कहने पे कर रहा है? इसमें गवर्नर की भूमिका क्या है और इसमें हाई कोर्ट की क्या भूमिका रहेगी या है? ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में देखेंगे डिटेल में। इसमें मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा है जिसका आपको आंसर वीडियो के बीच में ही मिल जाएगा, तो प्लीज वीडियो एंड तक वॉच करिएगा। सेकेंड जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वोल्फ वॉरियर्स इन दी सब कॉन्टिनेंट। इसका मतलब यहाँ चाइनीज इंकर्जन जो है हमारे साउथ एशिया में बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, चाइनीज इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। उसके बारे में ये आर्टिकल है, इसके बारे में डीप में डिस्कस करेंगे। इंडिया में प्लाज्मा थेरेपी को काफी ज्यादा वैल्यू दी जा रही थी, लेकिन अभी अभी रिसर्च में पाया जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी इज नो मोर वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द एसओपी ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। नेक्स्ट है हमारा केन इंडिया केस। बहुत सालों से ये केस गवर्नमेंट के साथ लड़ रही है केन इंडिया। क्या है ये केस और अभी क्या इसमें चल रहा है, ये सारी चीजें हम जानेंगे इस टॉपिक में। WPI इन्फ्लेशन ऑफ अप्रैल 2021 एंड FDI FPI डेटा ईयर ऑन। ये जो है डेटा काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी 2 दिन पहले मैंने आपसे रिटेल इन्फ्लेशन की बात की है, लेकिन अभी अभी अप्रैल का इन्फ्लेशन भी आ चुका है और FDI और FPI का पूरा डिटेल जो है वो मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट डिसाइड्स टू सेट अप अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल? हु कैन set up this legislative council? All these things we will discuss in this article. नेक्स्ट हमारा आर्टिकल जो होगा वो ट्रिप्स वेवर के बारे में होगा। काफी चीजें आप इसके बारे में देख चुके हैं, लेकिन ये आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज इस आर्टिकल को बिल्कुल भी मिस ना करें। वाई एंड हाउ ऑफ क्रिएटिंग अ डिस्ट्रिक्ट। हम सभी लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल या स्टेट्स के बारे में पता है, लेकिन क्या डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट करने का भी कोई प्रॉपर मैकेनिज्म है, और अगर है तो ये कौन करता है? इंडिया की पैलेस्टीन पॉलिसी के बारे में भी हम जानेंगे इस आर्टिकल में, क्योंकि आजकल पैलेस्टीन और इजराइल का वॉर काफी ज्यादा हो रखा है, और इंडिया की इसमें क्या भूमिका है, इंडिया क्या सोचता है, इंडिया क्या बोलता है, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। ईरान का फरजाद बी गैस प्रोडक्ट गैस फील्ड जो प्रोजेक्ट है उसमें से इंडिया को बाहर कर दिया गया। उसका क्या रीजन है और उससे क्या इंप्लीकेशंस होंगे, हम इस आर्टिकल में देखेंगे। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और उसके बाद वीडियो के बीच में या एंड में उसका आंसर आपको दे दूंगा, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है मेरा कि जो नारदा केस जिसके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया, जो नारदा केस है उसमें गवर्नर ने कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करके, या कह सकते हैं कि गवर्नर ने कौन सा आर्टिकल साइट किया है फॉर गिविंग सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन टू सीबीआई। तब सीबीआई को इन नेताओं के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए गवर्नर ने बोला है, लेकिन वो किस आर्टिकल के अंतर्गत बोला है, इसका जवाब आपको देना है। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि पंजाब में एक 23rd डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है जिसका नाम है मेलरकोटला। तो ये इसके बारे में क्वेश्चन है। 2 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये हमारा एक इनिशिएटिव है जिसमें हमने 3 मंथ फ्री क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया हुआ है। इसमें आपको काफी एमिनेंट फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, तो आप इसको डिटेल में देख सकते हैं कोर्स को। बिना टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट्स, हम लोग आते हैं सीबीआई अरेस्ट 4 टीएमसी लीडर्स इन नारदा केस। सबसे पहले जानते हैं नारदा केस क्या है। नारदा केस है आपका 2014 का। इसमें एक जर्नलिस्ट ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, और इस स्टिंग ऑपरेशन में दिख रहा है कि ये जो 4 लीडर्स हैं जिनकी फोटोग्राफ मैंने अभी आपको दिखाई, ये 4 लीडर्स उसमें कैश लेते हुए दिखाए जा रहे हैं। और कैश किस लिए ले रहे हैं?
एक तरह से करप्शन है, रिश्वत ले रहे हैं कोई काम करने के लिए, उस जर्नलिस्ट का कोई काम करने के लिए पैसे ले रहे हैं, और उस जर्नलिस्ट ने इसका स्टिंग ऑपरेशन बना करके उसको सर्कुलेट कर दिया था। ये था 2014 का नारदा केस। अब इसमें क्या हुआ, अभी अभी सीबीआई ने इनको अरेस्ट कर लिया है, इन चारों लीडर्स को, ठीक है। उनको इंटरिम बेल भी ग्रांट हो गई थी सेशन कोर्ट ने, लेकिन हाई कोर्ट ने उस बेल को खारिज कर दिया है। अब इनकी बेल नहीं होगी, ऐसा हाई कोर्ट ने बोल दिया है। हाई कोर्ट ने यह भी बोला है कि सीएम का, जो कि सीबीआई के दफ्तर के सामने बैठ करके धरना दे रही थी, इस तरह का अप्रोच ठीक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर सीएम सीबीआई ऑफिस के सामने धरना क्यों दे रही थी, उनका भी कुछ आर्ग्यूमेंट था, वो भी देख लेते हैं। सीएम ये बोल रहे हैं कि सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन देना गवर्नर का रोल नहीं है। सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन क्या होता है कि सीबीआई को ये परमिशन देना कि आप आगे मूव ऑन करें और इस केस को आगे परस्यू करें, और आप अरेस्ट भी कर सकते हैं इन लीडर्स को। इसको बोलते हैं सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन। तो सीएम ये बोल रही हैं कि ये जो पावर है सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन देने का, ये सिर्फ या तो सीएम के पास है या फिर स्पीकर के पास है। ठीक है दोस्तों, गवर्नर क्या बोल रहे हैं, गवर्नर ये बोल रहे हैं अंडर आर्टिकल 164, पहले क्वेश्चन का आंसर भी है ये आपका, अंडर आर्टिकल 164 ये मेरा राइट है कि मैं किसको अपॉइंट करूं या किसको नहीं अपॉइंट करूं। आर्टिकल 164 ये बोलता है कि ऑल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर ये बोल रहा है कि अगर मैं इनको अपॉइंट करूंगा तो मेरे ही पास ये पावर है कि मैं उनका सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन दूं और उनको इवन रिमूव भी कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो ये गवर्नर का आर्ग्यूमेंट है, सीएम का आर्ग्यूमेंट मैंने अभी आपको बता ही दिया। एक इसमें एक और कॉन्फ्लिक्ट है कि इस नारदा केस में 6 लीडर्स जो थे इन्वॉल्व थे, इसमें से 2 बीजेपी के लीडर्स भी थे। ठीक है दोस्तों, 2 बीजेपी के लीडर्स को ये बोला जा रहा है क्योंकि ये बीजेपी की पार्टी को अब ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए इनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया गया। इनमें मैं एक बता दूं आपको, एक बीजेपी के अगेंस्ट सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है और दूसरे के अगेंस्ट सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन फाइल ही नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट का भी दिखाता है। अभी अभी जो वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हुए थे, क्या ये उसके रिपरकशंस तो नहीं है, क्या ये उसका बदला तो नहीं लिया जा रहा, मोदी सरकार क्या इस चीज का बदला तो इनसे नहीं ले रही। तो ये सारे सवाल हैं जिनके सवाल जिसके जवाब हमें कुछ दिनों में मिल जाएंगे। अब सेकेंड आर्टिकल पे हम आते हैं दोस्तों, वोल्फ वॉरियर्स इन दी सब कॉन्टिनेंट। मैं आपको अभी इसमें बताता हूँ वोल्फ वॉरियर्स का क्या मतलब है। ये चाइना से रिलेटेड है आर्टिकल। चाइना ने अभी अभी बांग्लादेश को क्या बोला है कि आप गलती से भी क्वाड ज्वाइन ना करें। क्वाड क्या है आपका, इंडियन ओशन में 4 बड़ी पावर्स, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन लोगों ने मिल करके एक कोएलिशन बनाया है और वहां पर ये प्रैक्टिस करते हैं, नेवल ड्रिल्स करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बांग्लादेश को चाइना ने वार्निंग दी है कि आप इस क्वाड को ज्वाइन मत करिए, नहीं तो आप रिपरकशंस झेलने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, अब ये वोल्ड डिप्लोमेसी क्या होती है, वोल्ड डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि आप साइलेंट डिप्लोमेसी नहीं कर रहे, आप किसी को पटा नहीं रहे, किसी कंट्री को, आप डायरेक्टली उनको काउंटर कर रहे हैं, आप डायरेक्टली थ्रेटन कर रहे हैं कि आप मेरे बारे में या हमारे अगेंस्ट एक्शन ना लें। ठीक है, नहीं तो हम आपके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जैसे इस केस में चाइना ने बांग्लादेश को बोला अगर आप क्वाड में जाते हैं तो रिपरकशंस के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, इंडिया की ट्रेडिशनली इस आर्टिकल में जो बताया गया वो मैं आपको बता रहा हूं। इंडिया की ट्रेडिशनल इमेज क्या रही है साउथ ईस्टर्न रीजन में बिग ब्रदर की। बिग ब्रदर का मतलब ये है कि ये दूसरों के इंटरनल अफेयर्स में काफी ज्यादा इंटरफेयर करता है। इंडिया के बारे में है ये, इंडिया काफी इंटरफेरेंस करता है, चाहे वो नेपाल हो चाहे वो श्रीलंका हो। इन 2 कंट्रीज का खास तौर पे ये रहता है कि इंडिया इनके इंटरनल मैटर्स में काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, ट्रेडिशनली साउथ एशियन कंट्रीज का क्या स्ट्रैटेजी रहा है, उनका स्ट्रैटेजी ये रहा है कि उन्होंने हमेशा चाइना कार्ड खेला है, मतलब इंडिया को बैलेंस करने के लिए हमेशा चाइना के साथ दोस्ती बढ़ाई है। ठीक है, इन दोनों को बैलेंस करके रखा हुआ है, ये ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी रही है साउथ एशियन कंट्रीज की। लेकिन अब जिस चाइना पे वो इतना ट्रस्ट कर रहे थे,
उस चाइना ने तो अपना रंग दिखा दिया, वो सीधा सीधा वॉर डिप्लोमेसी पे उतर आया है। तो क्या ऐसी कंट्री के साथ दोस्ती रखना ठीक है, या इंडिया जैसे शांत कंट्री के साथ दोस्ती रखना ठीक है, जो धीरे धीरे जिसने अपना इंटरनल इंटरफेरेंस भी कम कर दिया है और ये बिग ब्रदर की इमेज उसकी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। तो ये इस आर्टिकल में सारी चीजें बताई गई हैं। इंडिया का क्या रोल था, विज अविज चाइना का क्या था, और अब क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। प्लाज्मा थेरेपी विल नॉट बी नीडेड फ्रॉम नाउ ऑन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें जानने की जरूरत है व्हाट इज प्लाज्मा। हमारा ब्लड होता है, ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज होते हैं। अगर हम इन सारी चीजों को निकाल दें तो जो प्लेन ब्लड है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। इस प्लाज्मा की खासियत ये होती है कि इस प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होते हैं, वो एंटीबॉडीज जिससे हम फॉरेन सब्सटेंस को या डिजीज सेल्स को पहचानते हैं और उन्हें किल कर देते हैं। तो प्लाज्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेसिकली फॉर डेवलपिंग दी एंटीबॉडीज। तो पहले क्या होता था कि इसकी थेरेपी में जो जो पेशेंट्स कोविड से ठीक हो जाते थे, तो 28 से जिनको 4 मंथ्स हो चुके होते थे ठीक हुए, वो अपना प्लाज्मा इन्फेक्टेड पेशेंट को डोनेट करते थे ताकि उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन अभी रिसर्च में पाया गया है, लैंसेट में ये पब्लिश हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता और इसका कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। केन इंडिया केस विद द गवर्नमेंट। ये क्या है केन इंडिया केस? केन इंडिया एक ऑयल कंपनी है, ब्रिटेन की कंपनी है। इसने 2007 में अपने इंडिया के ऑयल एसेट्स को ट्रांसफर किया था एक इंडिपेंडेंट कंपनी में। अपने ऑयल एसेट्स को इन्होंने इंडिपेंडेंट कंपनी में ट्रांसफर किया था। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है हमारी, इस पे कैपिटल गेन्स लगना चाहिए, कैपिटल गेन्स टैक्स। ये गवर्नमेंट ने कब बोला? 2015 में, मतलब 8 साल के बाद ये सो करके जागे और इन्होंने बोला कि भाई आपका जो टैक्स है 10,000 करोड़ के बराबर है, जो आपको इंडिया को पे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो 8 साल ये सोए रहे, उसके बाद जाके इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। अब क्या हुआ कि वो केन इंडिया इतनी आसानी से तो मानने वाला नहीं था, तो वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला गया। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग में है। आप लोगों ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में तो सुना ही होगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कोर्ट है, ठीक है। कोर्ट का मतलब जिसका जो रिजल्ट्स होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, जिसका वर्डिक्ट बाइंडिंग होता है। जबकि पीसीए क्या होता है? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। मतलब आर्बिट्रेशन का मतलब जब इन दो पार्टीज के बीच में वो किसी तरह से इंटरमीडिएशन करा करके कोई फाइनल अपना वर्डिक्ट बोल देती है तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो इसका इतना बाइंडिंग होता नहीं है, जबकि कोर्ट्स का बाइंडिंग होता है। ठीक है, तो पीसीए में क्या हुआ, जब केन इंडिया पीसीए में गया तो वो वहां केस जीत गया गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने पीसीए के ऑर्डर को मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है हम रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। ये 2020 की बात है। तो केन इंडिया इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गया और केन इंडिया ने अब यूएस कोर्ट में एक लॉ सूट फाइल किया इंडिया के अगेंस्ट और कहा है इनकी जो भी प्रॉपर्टी यूएस या यूके में है, जैसे एयर इंडिया की प्रॉपर्टी, उसको जब्त कर लिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब ये काउंटर अटैक पे आ गया है। अच्छा, इस आर्टिकल में ये बोला गया है, इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पर बोला गया है कि आपने 8 साल बाद रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्यों लगाया। ठीक है, आप एक तरफ तो बात करते हैं विवाद से विश्वास की। विवाद से विश्वास क्या चीज है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को एमिकेबली इंडियन गवर्नमेंट सॉल्व करने की कोशिश करेगी। ठीक है, इस तरह के केसेस को एमिकेबली सॉल्व करेगी। लेकिन यहाँ पर तो कोर्ट पे कोर्ट चला जा रहा है, हर कोई आदमी कोर्ट जा रहा है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी अपना टाइम वेस्ट कर रही है, रिसोर्सेज वेस्ट कर रही है। तो व्हाई इज इट सो? तो ऐसा ना हो कि वोडाफोन केस की तरह ही हो जाए। वोडाफोन केस भी कुछ कुछ सिमिलर केस है। ठीक है दोस्तों, और इससे इंडिया की खराब इमेज भी जा रही है कि कभी भी वो पॉलिसी डिसीजन ले लेते हैं, और एफडीआई एफआईआई इन सब सारी चीजों के लिए बहुत खराब है। इससे इंडिया की एक खराब इमेज बन रही है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है,
द पीसीए इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, पीसीए का क्या रोल है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको यहीं पर दे दे रहा हूं, इट इज ऑब्जर्वर स्टेटस। आगे चलते हैं, WPI इन्फ्लेशन ऑफ अप्रैल 2021 एंड FPI डेटा ईयर ऑन। सबसे पहले मैं आपको WPI इन्फ्लेशन, पहले आपको एक बैकग्राउंड बता देता हूं कि CPI का अभी अभी डेटा आया था मार्च का। CPI उस समय था 4.2 के अराउंड, ठीक है, 4.2 के अराउंड। अभी WPI 10.2 के अराउंड अप्रैल में, मतलब एक महीने में आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंस है। और ये मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ CPI और WPI का। अगर मैं CPI का CPI से करूंगा तो और ज्यादा आपको मिलेगा, लेकिन अभी हमारे पास अप्रैल का CPI डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें WPI से ही करना पड़ेगा इसको। आप देख सकते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और फूड प्रोडक्ट्स, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, वीकनिंग डिमांड, ये सारे इसके रीजन हैं बढ़ने के, ठीक है। अगर हम FDI और FPI की बात करें तो इसमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए हैं हमारे पास। FDI जो है इंडिया का काफी ज्यादा है, FDI हिट्स ऑल टाइम हाई इन फाइनेंशियल ईयर 2021। मतलब FDI काफी ज्यादा इस बार बढ़ गया है। कितना है आपका FDI? FDI इज 43.366 43.366 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, ये FDI है। और FPI है 36 बिलियन, ठीक है दोस्तों। बिकॉज FDI और FPI दोनों बढ़ गए, इसलिए हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व जो RBI मेंटेन करता है, उसकी वैल्यू ऑफ 576 बिलियन डॉलर्स हो गई, जो कि अच्छी खासी है। फॉरेक्स रिजर्व 576 बिलियन डॉलर्स, तो ये अच्छी खबर है। अच्छा, अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, FDI और FPI में क्या फर्क होता है? FDI जो होता है, FPI, पहले मैं आपको FPI बता देता हूं क्या होता है। FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इसका मतलब ये होता है कि ये इक्विटी में और डेट में लगाते हैं पैसा, ठीक है, इक्विटी और डेट में। और FDI कहां लगाते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे, ठीक है, या कंपनी के कोर फंक्शन में। तो हम FPI को हॉट मनी भी बोलते हैं। हॉट मनी का मतलब ये है कि जितनी तेजी से ये इक्विटी फंड्स में आता है उतनी तेजी से जाता है। अगर किसी ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा उसे पता होगा कि आप स्टॉक मार्केट में अगर पैसा लगाते हैं तो 2 दिन के बाद ही आप उस पैसे को निकाल सकते हैं, या उसी दिन भी आप निकाल सकते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको हॉट मनी। एनीवेज, FDI और FPI का डेटा दोनों एनकरेजिंग है और इंडिया के लिए अच्छी खबर है। आगे चलते हैं दोस्तों। अभी वेस्ट बंगाल फिर से न्यूज में है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल वो क्रिएट करेंगे अंडर आर्टिकल 169। अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है? 2 पार्ट्स होते हैं लेजिस्लेचर के, जैसे पार्लियामेंट के होते हैं 2 पार्ट्स, लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रोविजंस होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है मैंडेटरी नहीं होता, इसका मतलब हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता। जो भी स्टेट चाहते हैं कि उनके यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, वो स्पेशल मेजोरिटी से इस बिल को पारित कर देते हैं। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड दीज 2/3 मेंबर्स शुड बी मेजोरिटी ऑल्सो। मतलब जो वहां प्रेजेंट है उसमें से प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं उनमें से 2/3 लोग, और ओवरऑल मेजोरिटी भी होनी चाहिए हाउस की, ठीक है दोस्तों। तो इस स्पेशल मेजोरिटी से अगर कोई बिल पास करते हैं और उसके बाद अगर उसको गवर्नर की एसेंट मिल जाती है तो वो पार्लियामेंट में जाता है, एंड देन पार्लियामेंट डिसाइड्स टू क्रिएट अ लेजिस्लेटिव काउंसिल और अबॉलिश ऑल्सो, ठीक है दोस्तों। तो ये सब होता है आर्टिकल नंबर 169 के साथ। अब इसके साथ इश्यूज क्या हैं वो देख लेते हैं। इशू सबसे बड़ा ये है कि इसमें ये कहा जाता है कि पहली बात तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। आपको सबको पता होगा कि MLAs और MPs की सैलरी काफी रिवाइज हो गई है, तो एक्सचेकर पे और हमारे जो फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है, उस पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, पहली चीज ये। दूसरा क्या है कि ये बाईपास करता है डेमोक्रेटिक सिलेक्शन को। डेमोक्रेटिक सिलेक्शन क्या होता है? थ्रू इलेक्शंस।
आपको पता ही होगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते, मतलब लोग जो हैं वो डायरेक्टली किसी को भी इलेक्ट नहीं करते, इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ लोगों के सिलेक्शन से बचने के लिए और उन्हें बाईपास करने के लिए ये अक्सर कई बार यूज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ कि इसका सिलेक्शन जो होता है वो लोगों के थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं होता है। आगे चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आजकल ट्रिप्स वेवर के बारे में काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, आप लोगों ने वीडियोस भी देखे होंगे हमारे चैनल पे, लेकिन ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोवैक्सीन, हम कोविशील्ड को नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ कोवैक्सीन को बोल रहे हैं कि भैया कि कोवैक्सीन कम से कम तुम तो ये काम करो कि जो दूसरी कंपनीज हैं इंडिया में उनको ये लाइसेंस दे दो कि वो भी कोवैक्सीन बना सकें। ठीक है दोस्तों, अभी तक ये जो काम है वो सिर्फ बायोटेक कर रहा था, ये वैक्सीन सिर्फ बायोटेक प्रोड्यूस कर रही थी, तो अब बात ये होने लगी है कि सिर्फ बायोटेक क्यों, दूसरी इंडियन कंपनीज और फॉरेन कंपनीज को आप ये लाइसेंस क्यों नहीं देते। और ये कोवैक्सीन के बारे में इसलिए है क्योंकि और कोविशील्ड के बारे में इसलिए नहीं है क्योंकि कोवैक्सीन जो है वो आईसीएमआर और बायोटेक ने साथ में डेवलप किया था। आईसीएमआर एक पब्लिक बॉडी है, पब्लिक फंडेड बॉडी है, तो जब अगर ये पब्लिक फंडेड बॉडी है तो क्या प्रॉब्लम है इंडिया को, गवर्नमेंट को इसके लाइसेंस को देने में। ठीक है, ये कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो एक तो ये चीज, दूसरी चीज इंडिया के पास पेटेंट एक्ट 1970 का भी क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन है, कंपलसरी लाइसेंसिंग। कंपलसरी लाइसेंसिंग जो होता है वो ये कहता है कि अगर ऐसी नेशनल इमरजेंसी होती है या ऐसी प्रॉब्लम होती है या कोई भी ऐसी इमरजेंट कंडीशन है तो कोई तो गवर्नमेंट ये डिसीजन ले सकती है कि कंपलसरली लाइसेंस किसी को भी दे सकती है वो कि ये ड्रग आप प्रोड्यूस करें। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए कंपनी के पास किसी चीज का पेटेंट है। ठीक है, अब आपको पता है पेटेंट का मतलब कि सिर्फ ए कंपनी ही इस दवा को बना सकती है। ठीक है, और किसी के पास राइट नहीं है, लेकिन कंपलसरी लाइसेंसिंग के अंदर गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि वो बी कंपनी को भी इसका लाइसेंस दे सकती है। ठीक है, और बी कंपनी को जब वो लाइसेंस देगी तो ए को थोड़ा सा कंपनसेट कर देगी, विल कंपनसेट ए, लेकिन ये कंपनसेशन बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के पास पावर है अंडर पेटेंट्स एक्ट 1970 और इसको ट्रिप्स भी रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो ऐसे इंटरनेशनल लॉ भी वायलेट नहीं होना है। तो अब क्या प्रॉब्लम है, ये भगवान जाने या गवर्नमेंट जाने ऐसा क्यों नहीं हो रहा। इससे पहले इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ज्वाइंट एप्लीकेशन भी दी है ट्रिप्स के वेवर के लिए। जब ऑलरेडी ही ट्रिप्स में इस चीज का प्रोविजन है, गवर्नमेंट के पास पेटेंट्स एक्ट 1970 का पावर भी है, कंपलसरी लाइसेंसिंग का प्रोविजन भी है, फिर क्यों ये इस रास्ते से जा रहे हैं, हमारी समझ से परे है। यही इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, वाई एंड हाउ ऑफ क्रिएटिंग अ डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कैसे क्रिएट होता है, अभी हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात की, अब हम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे। तो क्या प्रोसीजर है इसका, प्रोसीजर इसका सिंपल है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू, मतलब लेजिस्लेचर के थ्रू, या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू, दोनों ही इसके पास ऑप्शन है, चाहे लेजिस्लेचर के थ्रू चाहे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू ये निकाल सकती है कि हम ये डिस्ट्रिक्ट नया बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो काफी फ्लेक्सिबल प्रोसीजर है स्टेट गवर्नमेंट के पास और एडमिनिस्ट्रेशन के पास इसका पूरा पूरा अथॉरिटी है। बेनिफिट्स इसके क्या हैं, कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर बड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा तो उसको एक डीएम मैनेज नहीं कर पाएगा, अगर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे तो उसको डीएम इजीली मैनेज कर लेगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम्स इसकी क्या है, जैसे यहां पर इस केस में पंजाब में एलिगेशन लगाया गया है कि ये एक मुस्लिम रीजन होता था। ठीक है, मुस्लिम रीजन होता था, उसी को इन्होंने डिस्ट्रिक्ट बना दिया ताकि मुस्लिम वोट्स को हासिल कर सके। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की चीजें, पॉलिटिकल चीजें होती हैं इनके पीछे, तो ये प्रॉब्लम्स में आती है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया का पैलेस्टाइन पॉलिसी क्या है। आपको पता होगा कि अभी अभी जेरूसलम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जेरूसलम में इजराइल और पैलेस्टीन की बहुत ज्यादा फाइट हो रही है। ठीक है, बेसिकली हमास एक इस्लामिस्ट ग्रुप है। तो इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया के दो, अगर स्टैंड की बात करें तो हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, कंटेम्प्रेरी
जियोपॉलिटिकल न्यूज में 2000 से पहले, बिफोर 2017 एंड आफ्टर 2017। तो बिफोर 2017 इंडिया बहुत वोकल था। वोकल का मतलब ये है कि वो इजराइल को कंडेम करता था, वो जेरूसलम के बारे में भी उसने काफी बात की कि जेरूसलम शुड बिलोंग टू पैलेस्टीन, और उसने ये भी बोला कि 2 स्टेट सोल्यूशन शुड बी देयर। ठीक है, काफी 2 स्टेट सोल्यूशन पे भी डेलिब्रेट करता था। तो कह सकते हैं कि कुछ हद तक इंडिया का जो स्टैंड था वो पैलेस्टीनियंस के फेवर में था। ओके, लेकिन 2017 के बाद इन्होंने अपने स्टैंड को थोड़ा सा मॉडरेट किया। अब इन्होंने क्या बोला है, तो ये लड़ाई हो रही है, वी वांट बोथ पार्टीज टू बी टू एक्सरसाइज रीस्ट्रेंट। मतलब ये इजराइल को कंडेम नहीं कर रहे, ये बोल रहे हैं कि दोनों पार्टीज को कि भैया आप लोग भैया आपस में लड़ाई ना करें और शांति से रहें। दूसरा ये बोल रहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन तो हमें चाहिए, ठीक है, 2 स्टेट सोल्यूशन इज गुड, लेकिन ये आप लोग डिसाइड करें कि 2 स्टेट सोल्यूशन कैसे निकालना है, जबकि पहले ये 2 स्टेट सोल्यूशन खुद भी सजेस्ट करता था। ठीक है, अभी इसने ये बोला कि जेरूसलम पैलेस्टीन का पार्ट है, ये नहीं बोला। इन्होंने बोला है कि जेरूसलम में स्टेटस को मेंटेन करें, मतलब जो जैसा है वैसे ही रखें अभी फिलहाल। ठीक है, तो मतलब इन्होंने पैलेस्टीनियंस के का क्लेम नहीं माना है कि जेरूसलम पे पैलेस्टीनियंस का क्लेम एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये जो स्टैंड है इसकी काफी तारीफ की गई है कि इंडिया का ये जो स्टैंड है काफी बैलेंस स्टैंड है। अभी आपको पता होगा कि इंडिया का इजराइल के साथ भी काफी अच्छा रिलेशन है और इजराइल का यूएस के साथ अच्छा रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इंडिया एक तरह से आप कह सकते हैं कि इजराइल और यूएस के फ्रेंडशिप सर्कल में है, तो इसलिए इस अप्रोच को बैलेंस्ड अप्रोच कहा जा रहा है। यहाँ ये इजराइल को डायरेक्टली कंडेम नहीं कर रहा, लेकिन उन लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप लोग भाई टेबल पे बैठ करके इसका सोल्यूशन फाइनली कोई ना कोई निकाल लें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर है ही है, कि फाइनली बहुत सालों से ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस चल रहे थे। ठीक है, इकोनॉमिक सैंक्शन क्यों चल रहे थे? उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से। ठीक है, तो इंडिया का स्टैंड काफी डावाडोल था। शुरू में वो ईरान के काफी फेवर में था, फिर धीरे धीरे यूएस के ग्रुप में आ गया, तो धीरे धीरे वो ईरान से दूर होने लग गया। ठीक है, उनके संग उनका ट्रेड रिलेशन भी कम हो गया। तो ईरान ने फरजाद बी गैस फील्ड, एक गैस फील्ड है वहां पर फरजाद बी गैस फील्ड, जिसका जो ओवीएल ने, ओवरसीज ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने इसको डिस्कवर किया था 2000 में। ठीक है, इसके संग ईरान ने करार किया था, ईरान की कंपनी ने, कि हम दोनों मिल करके इस गैस फील्ड को डेवलप करेंगे और इसमें से जो गैस निकलेगी उसको सेल आउट करेंगे। ठीक है, लेकिन बहुत सालों से वेट करते करते अब ईरान फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने इंडिया को डंप कर दिया है। मतलब ये इस प्रोजेक्ट में अकेले ही गैस फील्ड को डेवलप करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी आज की, और अब टाइम है आंसर्स देने का। मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर के बीच में इनके आंसर्स दे दिए हैं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो तो फिर से लेक्चर को देखिएगा, लेकिन फिर से मैं आपको अभी यहां पर आंसर इसके दे देता हूं। पहले क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल नंबर 164 इज करेक्ट, 167 इज रॉन्ग। 164 आर्टिकल मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये कहता है कि गवर्नर हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, इसलिए वो उनको रिमूव भी कर सकता है। आर्टिकल 167 क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड इन्फॉर्म गवर्नमेंट ऑन ईच एंड एवरी मैटर विच इज गोइंग ऑन। ठीक है, दैट मीन्स गवर्नर नीड्स टू बी वेल इन्फॉर्म्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसका आर्टिकल का यहां कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए दिस इज रॉन्ग। आंसर नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने कहा था कि आपको 23rd डिस्ट्रिक्ट पंजाब में बन गया है, तो उसके बारे में कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? तो पहला स्टेटमेंट है डिस्ट्रिक्ट कैन बी कार्व्ड आउट इन स्टेट ओनली विद द कंसेंट ऑफ द सेंटर। मतलब क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ अप्रूवल लेना जरूरी है? बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अपने आप ही एग्जीक्यूटिव एक्शन या लेजिस्लेटिव एक्शन से कार्व आउट कर सकती है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। दूसरा ऑप्शन मैंने पूछा था इट कैन बी डन ओनली थ्रू लेजिस्लेटिव एक्शन, मतलब सिर्फ लेजिस्लेटिव एक्शन से ही बन सकता है। नो, दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग बिकॉज वी कैन क्रिएट इट थ्रू द एग्जीक्यूटिव एक्शन आल्सो। एग्जीक्यूटिव एक्शन मतलब गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल के। ठीक है,
तो दोस्तों आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।